बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर तो मेरा डीपीटी में है, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी में, और वो मैंने हैदराबाद लम्स यूनिवर्सिटी जामशोर से किया हुआ। 2017 में मैंने कंप्लीट किया। इसके अलावा हमने बहुत से देखा कि आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं, तो उसके बाद कुछ एलैबोरेट करेंगे वो आपने कहाँ से की? यूके जाना पड़ा आपको, ये यहीं रह के आपने किया? एडिशनल कोर्सेज मैंने तकरीबन 6 से 8 किए, लेकिन मज़े की बात उसकी प्लस पॉइंट ये है, उसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये थी कि उसने मुझे नॉलेज अच्छी खासी दी। और इसके साथ तो हम एक पॉइंट तो मिस करना भूल ही गई, आपकी CMT, जिसमें सर इसके खुद एक ऑनर है जिसको चुना उस ऑर्गेनाइजेशन को सर चुना के लिए हैं, तो सर उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। मैं CMT फर्स्ट जो स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी, जो कि यूथ को कि कई किसी भी फील्ड का है, आप एक जनरलाइज एक मैसेज दे सकते हैं कि आप किस तरह से हम अपनी फील्ड में काम कर सकते हैं। भाई जो बच्चा यंग हो ग्रेजुएट होके और वो डिसहार्ट हो जाता है, जैसे मेरे प्रोग्राम में बच्चे आते हैं और वो थर्ड ईयर खुद फोर्थ ईयर में होते हैं और कमेंट इस तरह क्या करते हैं कि सर फील्ड में जो है मज़ा नहीं है। Assalamualaikum to all of you. Welcome to all my very first physiotherapy talk show podcast, where we can dive deeply into the world of physiotherapy. I am Dr. Maya Tarek, your host. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र। सर हमने बहुत आपको देखा है, सर्च भी की है, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत सारे लोग काम भी करे हैं, तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहिए, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड कहाँ से आता है? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सुजावल डिस्ट्रिक्ट है, उसका तहसील है मिट्रोपोटो, वहाँ की मेरी पैदाइश है, तो बस मेरी पैदाइश भी वहीं की है। बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर तो मेरा डीपीटी में है, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी में, और वो मैंने हैदराबाद लम्स यूनिवर्सिटी जामशोर से किया हुआ। 2017 में मैंने कंप्लीट किया। इसके अलावा सर आप फील्ड में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, या कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है? जर्नी वैसे स्टार्ट हुई कि जैसे डीपीटी से ग्रेजुएट हुए तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। आप कब ग्रेजुएट हुए? 2017 में। ओके। तो उसके बाद फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करना था, तो जेएन में जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ फेब में मैं लाहौर आ गया था मास्टर करने। तो ऑब्वियसली बात है कि जॉब भी चल रही थी पैरेलल, और मास्टर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया 2017 से 2019 में। तो मीनवाइल उसके पैरेलल जॉब भी चल रही थी और मास्टर भी हो रही थी, तो ये लाहौर करना 2019 के बाद। यानी कि आपको लॉ में बड़ा इंटरेस्ट है काम करने का है? काइंड ऑफ उसका मेन वजह लाहौर आना का ये था कि मैं जैसे कि सिंध में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी हैदराबाद की ग्रेजुएशन थी, तो डिफरेंट एक्सपोजर के लिए फील्ड में और क्या क्या हो रहा है उसके तजर्बे के लिए मैं पंजाब आया। तो पंजाब में जब मैंने डिफरेंट चीज़ें सर्च की तो लाहौर मुझे हब दिखा कि यार एक लाहौर हब है जहाँ पे सारी लैंग्वेज वगैरह के लोग रहते हैं, तो लेट्स ट्राई लाहौर। तो लाहौर को ट्राई करने के लिए आया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस। आपकी जो जर्नी है फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी रही है लाहौर में स्पेशली? कह सकते। इसके अलावा हमने बहुत से देखा कि आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं, तो उसके बाद कुछ एलैबोरेट करेंगे वो आपने कहाँ से की? यूके जाना पड़ा आपको, ये यहीं रह के आपने किया? एडिशनल कोर्सेज मैंने तकरीबन 6 से 8 किए, लेकिन मज़े की बात उसकी प्लस पॉइंट ये है, उसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये थी कि उसने मुझे नॉलेज अच्छी खासी दी, और मैंने पाकिस्तान में की, वो स्पीकर्स इंटरनेशनल थे, एक इटली से था, एक ऑस्ट्रेलिया से था, एक चाइना से था, इस तरह करके। लेकिन उसकी ये प्लस पॉइंट है कि उसने मुझे लर्निंग्स अच्छी खासी दी, मुझे हमें ये चीज़ें एक्सप्लोर की जो हमें प्राइमरीली नहीं पॉसिबल थी। नेगेटिव पॉइंट उसकी ये थी कि जब हमने उनको किताबों में पढ़ा तो हमें ये पता चला कि ये वही टेक्निक्स हैं, ये वही हमें सिखा रहे हैं जो हमारे बुक्स वगैरह में मौजूद हैं। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे इदारे अच्छे से पढ़ाते तो आज किसी भी स्पीकर्स की ज़रूरत ना पड़ती। बेशक ऐसा ही है। इसके अलावा सर हम देखते हैं आपने मैनुअल थेरेपी में ही मास्टर्स किया हुआ है, और अब देखिए कितनी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है फिजियोथेरेपी में, तो मास्टर्स आपने ऑर्थोपेडिक में क्यों किया मैनुअल थेरेपी में? मास्टर मस्कुलोस्केलेटल में है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, लेकिन मैनुअल में मेरा इंटरेस्ट इस सेंस में था, मेरा ज़्यादातर काम रीज़न ये कि मैनुअल थेरेपी एक बड़ा इग्नोरिंग सब्जेक्ट है हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में। उसकी एक वजह है, हमें एक छोटे से एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट में मैनुअल थेरेपी पढ़ के या टीच करा के जो है वो ख़त्म करवा दिया गया है, लेकिन मैनुअल थेरेपी एक पूरी साइंस थी। तो मुझे फील हुआ कि ये वो वाहिद इग्नोरिंग सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए, जिसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए, जिसकी जो टेक्निक्स थी उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके मैनुअल थेरेपी में नाम का सिर्फ मैनुअल थेरेपी था, लेकिन जो हमें सिखाया जाता था वो 50 to 60% स्लाइड्स वगैरह से, थ्योरी वगैरह से, मैनुअल हमारा हैंड्स ऑन था। बीइंग एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, आप भी हैं, हम भी फिजिकल थेरेपिस्ट हैं,
अगर हमारे हाथों में स्किल्स नहीं है तो हमारा काम सिर्फ मेडिसिन लिखना वगैरह तो नहीं है, जो कि हमारे डोमेन में नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए, तो मैंने आगे काम सारा और स्टिल टिल नाउ अब तक भी मैं उसी में ही काम कर रहा हूँ। सर कहते हैं ना फिजियोथेरेपी के हाथ में जादू है, ये हम बात सुनते हैं, आई यू एग्री विद दिस पॉइंट? एग्री डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम फिजिकल थेरेपी, फिजिकल वर्ड ही है कि हम पेशेंट के साथ फिजिकली उसको हील करते हैं, उसको डील करते हैं। तो जाहिर सी बात एक पेशेंट जब ठीक होता है हमारे हाथों से तो उसके लिए भी एक शफा है मिल जाती है, जाहिर सी बात है, और हमें भी एक खुशी होती है। इसके साथ तो हम एक पॉइंट तो मिस करना भूल ही गई, आपकी CMT, जिसमें सर इसके खुद एक ऑनर है जिसको चला उस ऑर्गेनाइजेशन को सर चला के लिए हैं। तो सर उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, जैसे डिफरेंट वर्कशॉप्स आप करवाते हैं, जैसे स्पीकर भी जा रहे हैं, और CMT असल में है क्या, ताकि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जो आम लोग भी हैं, उसको देखें कि कराची में किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं CMT के ऊपर, ना सिर्फ कराची के ऊपर बल्कि डॉक्टर दिलीप कुमार डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर जाके वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में काम करवा रहे हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि CMT क्या है? CMT फर्स्टली तो स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी, जो कि रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हम सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काम कर रहे थे थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन अब माशाल्लाह से अदर जो हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपको वो आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी जो CMT है उसको करंटली वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, ऑलमोस्ट प्रोविंसेस सारे सूबे मैं विजिट कर चुका हूँ। तो उसको बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं इंटरनेशनल कोर्सेज कर रहा था, मैंने कम से कम 10 से 15 लाख इंटरनेशनल कोर्सेज में जब लगाया तो मैंने एक चीज़ सीखी, वो ये सीखी कि ये जितनी भी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं वो हमारी बुक्स में मौजूद हैं लेकिन हमें नहीं सिखाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्लेटफॉर्म हो जो नेशनल लेवल पे खोला जाए, तो जो हमारे पास स्किल्स हैं, जो भी थोड़े बहुत मेरे पास स्किल्स हैं, मैं उनको आगे परसू करूँ। तो जब ये कोरोना 2020 में कोविड चल रहा था तो CMT का आगाज़ यूट्यूब चैनल से हुआ, ऑनलाइन हुआ, जिस तरह हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी इसी तरह वेबिनार्स और पॉडकास्ट से स्टार्ट किया। फिर जो है वो बेसिक मकसद ये था कि बच्चों को एक मैसेज है कि आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें, आप बुक्स को पढ़ना शुरू करें, स्लाइड कल्चर को ख़त्म करें, और जो टेक्निक सीखते हैं उनको आगे परसू करें। तो लोगों ने उसको, फिजियोथेरेपिस्ट ने स्पेशली पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया, और राइट नाउ जो CMT है वो नेशनली रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनली एफिलेटेड है फ्रॉम UK। और लास्टली जो CMT की कुछ थोड़ी बहुत 2-3 अचीवमेंट्स हैं वो ये हैं कि मेनोथेरेपी को पाकिस्तान में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराने वाली CMT वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास मेनोथेरेपिस्ट भी हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशॉप 100+ में थ्रू आउट पाकिस्तान CMT कर चुके हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू स्किल्स ले चुके हैं। सो ये छोटी मोटी अचीवमेंट थी CMT के हवाले से। सर जिस तरह कि आपने बताया कि आपका 7 to 8 years हो गया एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी फील्ड में, तो मेरा क्वेश्चन क्या कि जानना चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और इस जर्नी के बाद जब आप आज एक लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं तो आप अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? क्योंकि अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि हम अभी मेहनत करें, अभी डिग्री आई है तो फ़ौरन जॉब मिल जाए, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान है या आउट ऑफ द कंट्री आ जाता है पाकिस्तान से, तो मेहनत किए बगैर कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन इसका बेहतरीन जो आप, क्योंकि आपका फील्ड में इतना एक्सपीरियंस रह चुके हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं। मेरा तो यही मानना है कि मेहनत के बगैर कोई फील्ड जो है वो पॉसिबल नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा कि हाँ ये हो सकता है कि अगर किसी को शुरू से ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सिल्वर स्पून जिसको हम कहते हैं, तो वो उसको किस्मत चढ़ा देती है, लेकिन अगर मेहनत के बगैर कोई भी फील्ड ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्पेशली हमारी फील्ड और वो भी पाकिस्तान में। तो एक चीज़ मैं ज़रूर मेहनत के हवाले से कहूँगा कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में ये जो 6-7 साल एक्सपीरियंस, मैं 17 का ग्रेजुएट हूँ, 24 चल रहा है, तो 6-7 साल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कोई भी स्ट्रगलिंग मेहनत करने वाला, जिसको हम हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, या टैलेंटेड फिजियोथेरेपिस्ट बेरोजगार नहीं देखा। इसका ये है कि जिसने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अब आपका सवाल है कि लोगों में जो सिलेक्शन है फिजियोथेरेपी फील्ड की, वो ही बड़ी गलत है। लोग फील्ड को चूज करते हैं जॉब के हिसाब से कि इसमें जॉब है या नहीं है। उस तरह तो मैं आपको MBBS भी बेरोजगार दिखा दूँ, तो उसमें मुल्क की तो गलती नहीं है किसी की, बस ये थोड़ा सा मिसफॉर्चून है हमारे मुल्क में। लेकिन एक मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ कि जो मेहनत के बगैर अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसमें आपकी तो कोई नहीं। बाकी मेहनत करने वाला बंदा किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, वो आज तक मैंने बेरोजगार नहीं देखा। तो फील्ड को जो चूज करते हो वो इस बुनियाद पे नहीं कि इसमें जॉब है कि नहीं है। फील्ड तो लोग बगैर एजुकेशन पे भी जॉब करें, आप
सारे पॉलिटिशियंस उठा के देख लो, उनकी तो कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन वो अच्छी काम कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना या जॉब करना एक आइडियल नहीं होता। हाँ जो है वो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की तो वो पूरी करनी है, बट ये है कि मेरा यही पर्सनल मशवरा है कि मेहनत के बगैर अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए ना तो एक चीज़ समझ लो कि ये वक्ती है, परमानेंट नहीं। लेकिन मेहनत के साथ जो चीज़ मिलती है ना वो वक्ती नहीं होती, वो परमानेंट। और सर कहते हैं ना, मेहनत का जो फल मिलता है बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुकून, आपके अंदर एक सुकून होता है जब उस चीज़ को आप अचीव कर जाते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, आपको एक खुशी होती है। मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। क्लिनिक में एक पेशेंट करते हो, हमारा नॉर्मली सेशन 40 मिनट 45 मिनट या आधे घंटे का मिनिमम होता है। तो जब पेशेंट सेटिस्फाई होकर निकलता है, खुश होकर निकलता है, पेशेंट का पेन जब वो कम होता है तो जाहिर सी बात है एक सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट होता है वो हमारे लिए, एक खुशी होती है, एक प्लीजिंग मोमेंट होता है कि यार एक चलो कुछ तो हमने स्किल्स दिए। लेकिन अगर आपकी मेहनत नहीं है, आपके स्किल्स नहीं है, आपके हाथ काम नहीं कर रहे फॉर इंस्टेंस, और आप पेशेंट को भी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो वो जाहिर सी बात है एक डिससेटिस्फैक्शन होती है। सर इसके अलावा जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि मेहनत का जो फल होता है, कुछ लोग जल्दी से सीढ़ी चढ़ जाते हैं, वो एक शार्पनेस माइंड खेल के, एक कुछ होते हैं मेहनत से काम करते स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। तो ये मैंने अभी तक जितने एक्सपीरियंस किए ये बच्चों में बहुत ज़्यादा है जो हमारे यंग है कि नहीं नहीं जल्दी से हमें चीज़ मिले। तो इस पर कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने यंगस्टर यूथ को कि कहीं वो किसी भी फील्ड का है, आप एक जनरलाइज एक मैसेज दे सकते हैं कि आप किस तरह से हम अपनी फील्ड में काम कर सकते हैं। भाई जो बच्चा यंग हो ग्रेजुएट होके और वो डिसहार्ट हो जाता है, जैसे मेरे प्रोग्राम में बच्चे आते हैं और वो थर्ड ईयर खुद फोर्थ ईयर में होते हैं और कमेंट इस तरह का करते हैं कि सर फील्ड में जो है मज़ा नहीं। तो मैं उनको सिर्फ इतना मिसाल देता हूँ कि जब मैं मास्टर कर रहा था लाहौर से तो मैं अनएम्प्लॉयड था। तो 2 से 3 साल मैंने जब मास्टरी कंप्लीट की और मीनवाइल तो मेरे पास अच्छी खासी जॉब नहीं थी कि मैं अपनी मास्टर की फीस भी दे सकूं और गुजारा कर सकूं। तो पॉइंट कहने का ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएट होकर एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो है मेरे पास स्किल्स हैं और मेरे पास मतलब फील्ड में मज़ा नहीं है, तो उनको सिर्फ एक मैसेज दूंगा, थोड़ा तो वक्त दो, थोड़ा तो अपने स्किल्स को ग्रूम करो। आप लोग किस लेवल पे खड़े हो, पहले आप लोगों ने खुद की मेहनत कितनी की, आपके पास स्किल्स कितने हैं, पहले वो मार्केट को प्रूव करो। और दूसरी चीज़, जॉब से ही एक्सपेक्ट क्यों करना? जब हमें डिग्री मिलती है, हमें एक इजाजत मिलती है, परमिशन मिलती है कि आप अपना क्लिनिक कर सकते हो, आप अपना क्लिनिक करो, आप इतने स्किलफुल हो, आप अपने पेशेंट्स करो, पेशेंट से कमाओ, तो आप क्यों ना सेटिस्फाई हो? बिल्कुल होंगे। लेकिन बच्चा चाहता है कि हमें वो जॉब मिले जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ और हुक्म दूँ, मतलब इन शॉर्ट बच्चा चाहता है कि मैं ग्रेजुएट होकर एचओडी लग जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि जब कोई मेहनत करके आप अचीवमेंट करते हो ना तो उसमें बड़ा आपको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला। सर वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी आप कि बाहर जाने वाला कंसेप्ट आपके माइंड में क्या है कि आप पाकिस्तान में रहकर सर्व करना चाह रहे हैं अभी भी? क्या आपका कोई प्लान है फ्यूचर में केस करेंगे बाहर हुआ तो बाहर को तक मूव करेंगे? फ्यूचर है, बाहर है, उसका भी एक सीधा सा जवाब है। वो ये कि जब आप इतनी स्ट्रगल करते हो और अपने आप को काबिल समझते हो, लेकिन हर काम की एक एज होती है। जब आपको फील हो कि अब आप उस एज तक पहुंच जाते हो और पाकिस्तान में अगर वो प्रॉपर सेविंग नहीं हो रही, आपको वो रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप बड़ा डिसहार्ट हो जाते हो। तो मेरा तो भाई सीधा पॉइंट है कि मैं विद इन दिस ईयर प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाहर ट्राई करना अपने मुल्क को ना सर्व करना नहीं है। हर किसी की लाइफ है, ठीक है, हर किसी ने अपने फ्यूचर लाइफ भी सोचनी है और क्वालिटी को प्रमोट करना है। काफ़ी लोग पाकिस्तान में अच्छे सीनियर्स से वो बाहर मूव ऑन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हुब्बुल वतनी है। हुब्बुल वतनी का और क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं, वो बेवकूफ़ी होती है। तो मेरा सीधा जवाब है कि जिन बच्चों को, ये मैसेज यूथ के लिए भी क्लियर कर रहा है कि अगर आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिलता है डायरेक्टली आप चले जाओ, जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है, जहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे आपको लगे आप अच्छा सेव कर सकते हो, ठीक है, मूव ऑन। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत ही अच्छा वो अर्न कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लेकिन जो भी करो अपनी फील्ड के लिए करो। जब आप अपनी फील्ड के लिए कुछ नहीं करते, वहाँ पे भी रह के आप अगर कोई टेक्नीशियन का काम पकड़ लो, नॉन आउट जॉब कर लो फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो वो फिर तब ना होगा। तो जहाँ पे भी रहो आपको जो है वो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, लेकिन जो मौका मिले आप उसको अवेल जरूर करो। मौका छोटा बड़ा नहीं होता, मौका मौका होता है। सर वैसे हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमें बहुत अपने कीमती टाइम से वक्त दिया और हमारी एक कॉल करने के आपने बिल्कुल कहा जी डॉक्टर मारिया वीकेंड पूरी।
तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट भी था, इसको हमने डॉक्टर दिलीप कुमार के साथ किया। ये मेमोरी ज़रूर है कि सबको पॉजिटिव की कि हमने पहला पॉडकास्ट डॉक्टर दिलीप कुमार के साथ किया है। एंड सर लास्ट हम एक मैसेज आपके सुनेंगे जो कि आप अपनी ऑडियंस को, जनरलाइज ऑडियंस को भी, अपने फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को भी, जो आप देना चाहें। एक सिंगल लाइन का मैसेज है। सिंगल लाइन का ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को ये चूज करके फील्ड में आता है कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, तो वही कोई और फील्ड चूज कर लो। और भी बहुत सारे मैसेज सिर्फ मेरा ये है कि अगर आप एक चीज याद रखिएगा कि इज्जत और रिज़्क देने वाली कोई और सर, बस आसान। सो ये वीडियो खास तौर पर ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ बहुत से ऐसे लोगों के लिए है जिनको फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं है, और उनको ये पता चलेगा इस वीडियो से कि फिजियोथेरेपी कौन कौन सी फिजियोथेरेपी है क्या, और इसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं इंटरनेशनली और नेशनल तौर पे, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें और उसको बेहतर से बेहतरीन काम कर सकें। सो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।